नमस्कार साथियों। यूजीसी नेट की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हमारी जो कक्षा है वो महादेवी वर्मा कृत ठाकुरी बाबा रेखा चित्र है। और ये जो रेखा चित्र है हमारे जो यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसमें इकाई 10 के अंतर्गत हिंदी की जो अन्य गद्य विधाएं हैं उसके अंतर्गत यह जो शामिल है। इस जो रेखा चित्र है वो महादेवी वर्मा का एक महत्वपूर्ण रेखा चित्र होने के साथ ही हिंदी साहित्य में और हिंदी गद्य विधा में रेखा चित्र और संस्मरण को एक नई ऊंचाई और नई नया मुकाम तक पहुंचाने में महादेवी वर्मा के जो रेखा चित्र और संस्मरण है वो काफी महत्वपूर्ण रहे हैं। अब सवाल उठता है कि जो रेखा चित्र और संस्मरण है वो होते क्या है। इसी के साथ में एक इसमें एक और टर्म और जुड़ता है, शब्द और जुड़ता है, वो है आत्मचरित्र। तो रेखा चित्र, संस्मरण, रेखा चित्र, तो यहाँ पर 3 टर्म याद रखने की जरूरत है। वो है रेखा चित्र, संस्मरण और आत्मचरित्र। ये रेखा चित्र, संस्मरण और आत्मचरित्र है वो एक दूसरे के इतनी नजदीक होते हैं कि बनारसी दास चतुर्वेदी ने कहा है कि रेखा चित्र, संस्मरण और आत्मचरित्र इतनी नजदीक होते हैं कि एक की शुरुआत कहाँ से होती है और दूसरे का जो अंत होता है वो कहाँ पर होता है, यह पता लगा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस तरीके से रेखा चित्र, संस्मरण और आत्मचरित्र हैं वो आपस में इतने घुले मिले हुए होते हैं कि उनमें पता लगा पाना बड़ा मुश्किल होता है कौन कहाँ पर शुरू होता है, कौन कहाँ पर खत्म होता है। सामान्यतः रेखा चित्र और जो संस्मरण है, वो संस्मरण जो होता है उसमें वो किसी व्यक्ति की जो स्मरणीय बाण है उसका अंकन किया जाता है। और इसमें जो स्मरणीय पान है उसमें किसका अंकन किया जाएगा, जो उस व्यक्ति की जो कोई विशिष्ट बातें हैं या उसकी विशिष्ट आदत है, विशिष्ट व्यक्तित्व है या विशिष्ट उसकी जो खासियत है, तो वो ये जो स्मृति में है वो व्यक्ति की रह जाती है। तो उसी को अपने शब्दों के माध्यम से और आत्मीयता के साथ में जो लेखक है उसको शब्दों में परोता है और वो संस्मरण की जो रूप है वो धारण कर लेता है। संस्मरण में एक और सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखने की होती है, वो होती है संलिप्तता से दूरता। यानी कि जो संस्मरण होता है वो एक तरीके से निर्लिप्त होता है और इसमें लेखक से यह अपेक्षा की जाती है कि वो पूर्णतः उसमें तटस्थ रहने का वो प्रयास करे। लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने जब नजदीक होता है तो उसमें जो पूर्णतः तटस्थता है वो बढ़ती ही नहीं जा सकती है। यही कारण है कि रेखा चित्र और संस्मरण में तटस्थता का है वो बड़ा महत्वपूर्ण याद रखा जाता है। रेखा चित्र भी संस्मरण की तरह ही होता है। रेखा चित्र में भी जो वस्तु, किसी वस्तु, व्यक्ति या जो पदार्थ है उसका अंकन किया जाता है। और रेखा चित्र की ये खासियत होती है कि उसमें जिस प्रकार जो शब्द चित्रकार होते हैं वो कम शब्दों या कम रेखाओं के माध्यम से ही अपना जो जो वो चित्र बनाना पाता है, उसकी जो पूरी जो शख्सियत है, जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो उसको प्रो देता है। उसी तरीके से एक रेखा चित्रकार से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वे कम रेखाओं का प्रयोग करके ही, कम शब्दों के माध्यम से ही उस महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, उसकी जो संपूर्ण विशेषता है उसका वो अंकन है वो कर दे। इस तरीके से इसमें जो रेखा चित्र है उसमें जो शब्द चित्र है उनका बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। और इसमें भी संस्मरण की तरह ही निर्लिप्तता या जो संक्षिप्तता है उसकी जो अपेक्षा है वो लेखक से है वो की जाती है। तो इस तरीके से जो रेखा चित्र और जो संस्मरण है वो आधुनिक हिंदी की एक प्रमुख गद्य विधा है। और आधुनिक हिंदी गद्य विधाओं में जो इनका जो विकास है वो हिंदी गद्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता भी है। आधुनिक हिंदी गद्य विधाओं से पहले आप कहीं पर भी रेखा चित्र और संस्मरण है तो उनकी जो प्रवृत्ति है वो आपको नजर नहीं आएगी। लेकिन आधुनिक हिंदी गद्य विधाओं में रेखा चित्र और संस्मरण है, उनकी प्रवृत्ति है वो नजर लगातार है वो बढ़ती जाती है। और ये आधुनिक हिंदी गद्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इस तरीके से संस्मरण में जो स्मरणपान होता कोई व्यक्ति है तो उसका जो अंकन है वो किया जाता है और इसमें लेखक से अपेक्षा की जाती है कि वो उसमें निर्लिप्तता है उसका जो पालन है वो करे और उस व्यक्ति से पूर्णतः जो तटस्थता है उसका पालन करे। रेखा चित्र में भी वो शब्द चित्रों के माध्यम से उस व्यक्ति को कम से कम के माध्यम से उसकी जो संपूर्ण जो शख्सियत है उसको जो प्रदर्शित करने का जो कार्य है वो लेखक करता है। एक बार फिर से पुनः, और रेखा चित्र, संस्मरण और आत्मचरित्र वो आपस में एक दूसरे से इतने मिले हुए होते हैं कि उनकी एक दूसरा कहाँ पर समाप्त होता है, दूसरा कहाँ पर प्रारंभ होता है, इसका पता लगा पाना बड़ा कठिन होता है। ये बात बोली बनारसी दास चतुर्वेदी ने। हिंदी में अगर प्रमुख रेखा चित्र और संस्मरण की अगर बात करें तो उसमें रामवृक्ष बेनीपुरी और महादेवी वर्मा का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। और यही कारण है कि महादेवी वर्मा के जो
गद्य विधा है उसमें जो रेखा चित्र और जो संस्मरण है वो एक दूसरे में घालमेल हो जाते हैं और उनमें कोई भी एक ऐसा बिंदु नजर नहीं आता कि कौन सा रेखा चित्र है और कौन सा संस्मरण है। यही कारण है कि महात्मा गांधी, महादेवी वर्मा की जितनी भी रेखा चित्र संस्मरण है उनको रेखा चित्र संस्मरणात्मक रेखा चित्र है वो बोला जाता है। तो उनके लिए एक टर्म आप याद रखेंगे यहाँ पर, वो है संस्मरणात्मक रेखा चित्र। संस रेखा चित्र। और इनके प्रमुख महादेवी वर्मा के जो संस्मरणात्मक रेखा चित्र है उसमें एक है अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार। फिर से मैं दोहराता हूं, अतीत के चलचित्र, महादेवी वर्मा के जो महत्वपूर्ण जो रेखा चित्र है वो है अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और अंत में है मेरा परिवार। मेरा परिवार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का महादेवी वर्मा पर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य इतिहास की पुस्तक है, उसमें वो बोलते हैं कि छायावादी काव्य में कहे जाने वाले कवियों में जो सर्वाधिक रहस्यवाद जो दिखता है वो महादेवी वर्मा में ही दिखता है। लेकिन जो महादेवी वर्मा का जो गद्य है ना उसमें कहीं पर भी आपको जो रहस्यवाद की छाया वो नजर नहीं आएगी, बल्कि उनका जो गद्य है वो विचारों, तेजस्वता और ओज से जो संपूर्ण है वो नजर आएगा। और व्यक्तिगत रूप से मुझे महादेवी वर्मा का जो गद्य लेखन है वो बड़ा ही पसंद है, क्योंकि उसमें विचारों और भावों की जैसी भंगमाएं नजर आएंगी और विचार और गुंठन जिस प्रकार का होगा और उन्होंने अपने आसपास में आए हुए व्यक्तियों का जिस प्रकार से शब्द चित्रों के माध्यम से रेखांकन किया है, भाई हिंदी गद्य साहित्य को एक अनूठा जो मुकाम है वो प्रदान करता है। फिर चाहे भाई अतीत के चलचित्र, तो अतीत के जो चलचित्र है उसमें महादेवी वर्मा ने अपने संपर्क में आए हुए जो 11 व्यक्ति हैं उनका स्मृति परख रेखांकन किया है, 11 व्यक्तियों का। और ये जो 11 जो व्यक्तियों का स्मरण जो शब्दांकन है वो महादेवी वर्मा के करुण आत्मीयता और जो उनकी जो सहानुभूति सी है वो काफी उज्जवल और प्रकाशित भी हो गए हैं। इसके अलावा स्मृति की रेखाओं में उन्होंने जो 7 व्यक्ति हैं उनका स्मरण किया है। इन 7 में भक्तिन, ठाकुरी बाबा, मुनिया, जंग बहादुर इत्यादि जो प्रमुख जो पात्र हैं वो शामिल हैं। पथ के साथी में उन्होंने अपने जो कविगण और जो लेखक हैं उनका है वो शब्दांकन किया। उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत इत्यादि शामिल है। तो पथ के साथी में उन्होंने 7 कवि या जो लेखक हैं उनका शब्दांकन और जो संस्मरण है वो किया है कि उनका जो व्यक्तित्व है वो कैसा है और उनका जो काव्य सृजन की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार की है। इसके अलावा मेरा परिवार में उनकी एक महत्वपूर्ण विशेषता आ जाती है कि वो मानवोत्तर जो प्राणी है उनका भी रेखांकन करते हैं। मेरा परिवार में वो मानवेतर प्राणियों का से तात्पर्य यहाँ पर वो पशु पक्षियों जानवरों का अंकन करती हैं। पशु पक्षी जानवर, तो वो यहाँ पर वो पशु पक्षी उनका है वो चित्रण करती है और वो बताती हैं कि मेरा जो परिवार है उसमें ना केवल मनुष्य है वो शामिल है बल्कि जो अन्य मनुष्योत्तर प्रणाली या मानवेतर जो प्रणाली है, जो प्रकृति की जो तत्व है वो ना शामिल है। फिर चाहे उसमें नीलकंठी मोर हो या फिर गुल्लू गिलहरी हो इत्यादि है वो उसमें शामिल हो, या फिर गौरा गाय। तो उसमें जो मेरा परिवार है उसमें नीलकंठी मोर, तो यहां पर आपको मेरा परिवार में नीलकंठी मोर भी नजर आएगी, गौरा गाय और इसके साथ ही नीलकंठी मोर, गौरा गाय वो इत्यादि जो प्रमुख पशु पक्षी हैं वो भी नजर आपको आएगी, या फिर गुल्लू गिलहरी।
तो महादेवी वर्मा के जो संस्मरण और रेखा चित्र है उसमें ना केवल मानव प्रणालियों के साथ ही जो मानवेतर जो प्रणाली है वो भी, उनकी जो आत्मीयता है और जो साहृदयता है उसका वो पात्र है, वो केंद्र है, वो बनते हैं। यही कारण है कि जो महादेवी वर्मा के जितने भी संस्मरण और गद्य है उनमें काफी आपको विचार प्रदान के साथ ही भावुकता और साहृदयता और तेजस्वता नजर आती है। और वो जो रेखा चित्र और संस्मरण की जो विधा है उसको एक वो नया ही मुकाम है वो महादेवी वर्मा है वो प्रदान कर देती है। इसके अलावा महादेवी वर्मा के जो निबंध है वो भी काफी महत्वपूर्ण रहे, और महादेवी वर्मा के जो निबंधों में वो आपको चिंतन और विचार है वो भी नजर आएगा, फिर चाहे वो साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध हो, छंदा हो या फिर श्रृंखला की कड़ियां हो। तो वो ये जो भारतीय संस्कृति के स्वर हो तो उनमें जो विभिन्न प्रकार के जो काव्य शास्त्र के साथ ही अन्य जो समाज के बिंदु है उनको छूने का प्रयास है वो महादेवी वर्मा के जो निबंध है उसमें किया है। तो महादेवी वर्मा ने रेखा चित्र और संस्मरण के साथ ही हिंदी जो निबंध है उसको समृद्ध करने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और कहीं ना कहीं इनकी जो लेखन शैली, जो गद्य शैली है वो काफी भावभंगिमा से पूर्ण है। और जो इसका जो कारण है वो है महादेवी वर्मा की तेजस्विता, सहृदयता और करुणा से युक्त व्यक्तित्व। तो अब तक हमने रेखा चित्र और संस्मरण है और जो आत्मचरित्र है उनके बारे में चर्चा कर ली है कि उन दोनों का संबंध क्या होता है और रेखा चित्र और संस्मरण की जो बेसिक परिभाषा है वो क्या हो सकती है। फिर हमने महादेवी वर्मा के जो रेखा चित्र संस्मरण है, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार, उनकी चर्चा की। तत्पश्चात हमने महादेवी वर्मा के निबंध, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, भारतीय संस्कृति के स्वर, छंदा और विवर्त है इन्हीं इत्यादि की चर्चा की, और उनका जो निबंध है, संग्रह है वो काफी विचारों और तेजस्विता से संपर्क है। इसके अलावा इनकी एक बड़ी ही महत्वपूर्ण कृति है वो है श्रृंखला की कड़ियां। श्रृंखला की कड़ियां हैं उसमें उन्होंने भारतीय नारी की जो विविध पक्ष हैं उनका बड़ा ही मार्मिक और वैविध्य चित्रण प्रस्तुत किया है, और भारतीय नारियों के जितनी भी अनैतिक और अशोचनीय और असभ्य जितनी भी परंपराएं हैं और जो परंपरा मान्यता है उनको वो तोड़ने का आह्वान है वो भारतीय नारियों से करती हैं। इस तरीके से श्रृंखला की कड़ियां में वो भारतीय स्त्रियों को स्वतंत्रता की जो बेड़ियां हैं या कड़ियां हैं उनको तोड़ने का आह्वान है वो करती हैं। तो ठाकुरी बाबा रेखा चित्र संस्मरण हमने चर्चा कर ली है। महादेवी वर्मा के रेखा चित्र और संस्मरण और रेखा चित्र संस्मरण और आत्मचरित्र है, उनमें क्या अंतर है इसके इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। ये अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार। तत्पश्चात है इसमें मैंने एक महादेवी वर्मा की जो कविता है उसको ऐड किया है। उसको कविता को ऐड करने का प्रमुख कारण ये है कि जब भी हम कोई लेखक पढ़ते हैं अगर उसने काव्य लेखन के क्षेत्र में भी सृजन किया है तो काव्य और गद्य वो एक दूसरे से संपर्क है वो हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो कविता है ये है मंदिर का दीप। ये जो कविता संग्रह वो है दीप शिखा से, इसका जो काव्य संग्रह वो है दीप शिखा काव्य संग्रह। और ये जो कविता है वो नेट की यूजीसी नेट का जो सिलेबस लगा हुआ है उसमें भी ये शामिल है। तो ये जो कविता है उसका भावार्थ है, यह है मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, रजत शंख घड़ियाल स्वर्ण बंसी बीना स्वर। तो एक मंदिर है उसमें जो दीपक है वो रखा हुआ है, और वो महादेवी वर्मा बोलती हैं कि उसको जो दीपक है उसको गहन अंधकार में वो अकेले है वो जलने दो। रजत शंख घड़ियाल, उसमें जो सोने के जो शंख है घड़ियाल है, उसमें जो चांदी के या सिल्वर के चांदी की जो घड़ियाल है और जो सोने की जो बंसी बीड़ा स्वर है वो बज रहे हैं। तो एक मंदिर का जो एक मंदिर है और मंदिर में एक जो दीपक है वो नीरव जल रहा है, और उसमें चांदी के जो शंख घड़ियाल है और सोने की बंसी बीड़ा स्वर है। गए आरती बेला को सत सत लय से भर, और जो आरती की जो बेला है वो आ गई है और जो पूरा जो मंदिर का जो प्रांगण है वो सत लय से भर गया है। गए आरती बेला को सत सत लय से भर, जब था कल कंठों का मेला। ये दोनों पंक्तियां बड़ी महत्वपूर्ण है। तो महादेवी वर्मा बोलती हैं कि गए आरती बेला को सत सत लय से भर, जब था कल कंठों का मेला। इसका मतलब है कि जब मंदिर में आरती हो रही थी तो मंदिर का प्रांगण है वो काफी गूंज से भर गया था, और गए आरती सत लय से जो है भर गया था, कल कंठों का जो सभी का मेला। बेहंसे उपल तिमिर था खेला, अब मंदिर में इष्ट खेला। लेकिन जब आरती है वो समाप्त हो जाती है और सभी लोग है वो चले जाते हैं मंदिर के प्रांगण से, तब मंदिर में एक ईष्ट अकेला है वो जो दीप है वो बच जाता है, और इस अजुर शून्य को गलाने को गलने दो।
और वो बोलते हैं कि ये जो मंदिर का जो अकेला दीप है, जो ईस्ट अकेला दीप है, वो बचा हुआ है और उसको भी फिर गलने दो और उसको है वो है जलने दो। तो ये महादेवी वर्मा की ये मंदिर का दीप है, जो कि एक बहुत ही भावनात्मक और जो ओजस्वता से पूर्ण जो कविता है वो है। और इसका जो काव्य संग्रह है वो है दीपशिखा, और ये हमारे जो यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसमें भी ये शामिल है। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, रजत संग घड़ियाल स्वर्ण बंसी बीना स्वर, गए आरती बेला को सत सत लय से भर, जब था कलकंठों का मेला, बेहंसी उपल तिमिर था खेला, अब मंदिर में ईष्ट अकेला, इस अजर का शून्य गलने को गलाने दो। आगे बढ़ते हैं हम अपनी कक्षा में। तो ये जो मैंने इससे आपसे पहले चर्चा भी की थी कि जो श्रृंखला की कड़ियां हैं उसमें महादेवी वर्मा ने भारतीय नारी को विभिन्न विभिन्न जो अशोभनीय जो अनैतिक वर्जनाएं हैं उनको तोड़ने का वो आह्वान है, वो श्रृंखला की कड़ियां हैं उसमें करती हैं। तो छायावादी युग की सुप्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा का गद्य भावों और विचारों के सम्मिश्रण का विशिष्ट उदाहरण है। ये जो पंक्तियां हैं वो है हिंदी गद्य का विकास में रामचंद्र तिवारी की, उन्हीं की पुस्तक है रामचंद्र तिवारी की हिंदी गद्य का इतिहास, उन्हीं की पंक्तियां से ये लिया गया है। और रामचंद्र तिवारी हैं वो हिंदी गद्य लेखन के विकास में काफी महत्वपूर्ण स्थान है वो रखती हैं। तो छायावादी युग की सुप्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा का जो गद्य है वो भावों और विचारों के सम्मिश्रण का विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। अगर आपसे ये पंक्तियां पूछ ली जाए कि महादेवी छायावादी युग की सुप्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा का गद्य भावों और विचारों के सम्मिश्रण का विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है, ये कथन है वो किसका? तो ये कथन है रामचंद्र तिवारी का। तो छायावादी युग की सुप्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा का गद्य भावों और विचारों के सम्मिश्रण का विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। श्रृंखला की कड़ियां की जो भूमिका है, जो पुस्तक है, उसकी भूमिका में उन्होंने लिखा है, विचारों के क्षण में मुझे गद्य लिखना ही अच्छा लगता रहा है, क्योंकि उसमें अपनी अनुभूति ही नहीं बाह्य परिस्थितियों के विश्लेषण के लिए भी पर्याप्त अवकाश है वो मिलता है। तो छायावादी युग की सुप्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा का गद्य भावों और विचारों के सम्मिश्रण का विशिष्ट उदाहरण है, ये कथन है रामचंद्र तिवारी का। और श्रृंखला की कड़ियों की जो भूमिका है महादेवी वर्मा की पुस्तक है उसमें उन्होंने बोला है, विचारों के क्षण में मुझे गद्य लिखना ही अच्छा लगता रहा, क्योंकि उसमें अपनी अनुभूति ही नहीं बाह्य परिस्थितियों के विश्लेषण के लिए भी पर्याप्त अवकाश है वो रहता है। नेक्स्ट स्लाइड है। ये जो श्रृंखला की कड़ियां की भूमिका है उसी में जो भारतीय नारी हैं वो उनको जो प्रतंत्रताओं का तोड़ने का आह्वान है उसकी ये पंक्तियां ली गई हैं। जो श्रृंखला की कड़ियां हैं इससे जो प्रश्न पूछने की जो प्रवृत्ति है, अगर आप पीवाई को देखोगे ना, बहुत ज्यादा मात्रा में रही है। तो उसमें सबसे पहले प्रश्न बनता है कि श्रृंखला की कड़ियां हैं उसकी जो लेखक है वो कौन है? तो वो है महादेवी वर्मा। और श्रृंखला की कड़ियों का जो कथा वस्तु है तो वो क्या है? तो वो है भारतीय नारियों को प्रतंत्रता से तोड़ने का जो आह्वान है वो महादेवी वर्मा करती हैं। तो भारत उनकी उसी की भूमिका है श्रृंखला की कड़ियां की। उसमें महादेवी वर्मा ने लिखा है, यह एक निबंध संग्रह है और निबंधों की श्रृंखला है। भारतीय नारी भी जिस दिन अपने संपूर्ण प्राण प्रवेग से जाग सके उस दिन उसकी गति रोकना किसी के लिए संभव नहीं। उसके अधिकारों के संबंध में यह सत्य है कि वे भिक्षावृत्ति से ना मिले हैं ना मिलेंगे, क्योंकि उनकी स्थिति आदान प्रदान योग्य वस्तुओं से भिन्न है। समाज में व्यक्ति का सहयोग और विकास की दिशा में उसका उपयोग ही उसके अधिकार निश्चित करता रहता है, और इस प्रकार हमारे अधिकार हमारी शक्ति और विवेक के सापेक्ष रहेंगे। यह कथन सुनने में चाहे बहुत व्यवहारिक ना लगे, परंतु इसका प्रयोग है वो निर्धांत सत्य है वो सिद्ध होगा। तो श्रृंखला की कड़ियां में महादेवी वर्मा ने भूमिका है उसमें उन्होंने लिखा है ये बात। और एक कथन है वो दे के आपसे एग्जाम में वो पूछा भी जा सकता है कि ये कथन है वो कौन सी पुस्तक से लिया गया है और उसकी जो लेखक और लेखिका है वो कौन है? तो भारतीय नारी भी जिस दिन अपने संपूर्ण प्राण प्रवेग से जाग सके उस दिन उसकी गति रोकना किसी के लिए संभव नहीं। उसके अधिकारों के संबंध में यह सत्य है कि वे भिक्षावृत्ति से ना मिले हैं ना मिलेंगे, क्योंकि उनकी स्थिति आदान प्रदान योग्य वस्तुओं से भिन्न है। समाज में व्यक्ति का सहयोग और विकास की दिशा में उसका उपयोग ही उसके अधिकार निश्चित करता रहता है, और इस प्रकार हमारे अधिकार हमारी शक्ति और विवेक के सापेक्ष रहेंगे। यह कथन सुनने में चाहे बहुत व्यवहारिक ना लगे, परंतु इसका प्रयोग है वो निर्धांत सत्य सिद्ध होगा। फिर अतीत के चलचित्र है। ये जो अतीत का चलचित्र है वो महादेवी वर्मा का एक प्रमुख रेखा चित्र है, और अतीत के चलचित्र में महादेवी वर्मा ने अपने संपर्क में आए हुए जो 11 व्यक्तियों हैं
उनका बड़ा ही मार्मिक चित्रण वो किया है। और ये जो 11 व्यक्ति हैं वो महादेवी वर्मा के करुणा और सा हृदय के स्वर से है, वो काफी मार्मिक है और जीवंत है, वो उठते हैं। तो महादेवी वर्मा ने स्मृति अतीत की जो चलचित्र है उसकी भूमिका में उन्होंने अपने जो स्मृति चित्र है उनके बारे में उल्लेख किया है। तो स्मृति अतीत के चलचित्र उसमें वो बोलती हैं, महादेवी वर्मा ने अपने स्मृति चित्रों के संबंध में लिखा है, महादेवी वर्मा ने अपने स्मृति चित्रों के संबंध में लिखा है, इन स्मृति चित्रों में मेरा जीवन भी आ गया है। यह स्वाभाविक भी था, अंधेरी की वस्तुओं को हम अपने प्रकाश की धुंधली या उजली पर्दी में लाकर ही देख पाते हैं, उसके बाहर तो वे अपंत अंधकार के अंश है, परंतु मेरा निकटता जनित आत्मविज्ञापन उस राग से अधिक महत्व नहीं रखता, और जो आग को बहुत समय तक सजीव रखने के लिए ही अंगारों को घेरे रखती है। तो अतीत के चलचित्र की जो भूमिका है उसमें महादेवी वर्मा ने बड़े ही महत्वपूर्ण बात बोली है। तो महादेवी वर्मा ने अपने स्मृति चित्रों के संबंध में लिखा है, इन स्मृति चित्रों में मेरा जीवन भी आ गया है। यह स्वाभाविक भी था, अंधेरी की वस्तुओं को हम अपने प्रकाश की धुंधली या उंजली परिधि में लाकर ही देख पाते हैं, उसके बाहर तो वे अपंत अंधकार के अंश है, परंतु मेरा निकटता जनत आत्मविज्ञापन उस राख से अधिक महत्व नहीं रखता है, जो आग को बहुत समय तक सजीव रखने के लिए अंगारों के घेरे को रखती है। तो महादेवी वर्मा ने जो अपने स्मृति चित्र है उसके संदर्भ में ये बात बोली है कि इन स्मृति चित्रों में मेरा जो जीवन है वो भी आ गया, और स्वाभाविक भी था, अंधेरे की वस्तुओं को हम अपने प्रकाश की धुंधली या उजली पर्दी में लाकर ही देख पाते हैं, उसके बाहर तो वे अपंत अंधकार के अंश है, परंतु मेरा निकटता जनित आत्मविज्ञापन उस राग से अधिक महत्व नहीं रखता, जो आग को बहुत समय तक सजीव रखने के लिए अंगारे को देख सकते हैं। तो ये अतीत के चलचित्र में उन्होंने बड़ी ही महत्वपूर्ण बात वो महादेवी वर्मा ने बोली है। इसके अलावा जो नेक्स्ट स्लाइड है, अब हम अपना जो मूल टॉपिक है स्मृति की जो रेखाएं हैं उस पर आ गए हैं। स्मृति को रेखाओं को लेने का तात्पर्य, अभी तक जो 15 और 20 मिनट की जो क्लास हुई है उसका ऐसा नहीं है कि कोई औचित्य नहीं है, बल्कि ये जो 15-20 मिनट की क्लास हुई है, आपको अगर एग्जाम देंगे ना भविष्य में, यहाँ से आपको 2-3 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि जब भी हम कोई रचना पढ़ते हैं तो उससे संबंधित जो कवि और जो लेखक है ना उसके बारे में जो संपूर्ण जानकारी है वो हमारे पास होनी चाहिए। अगर वो संपूर्ण जानकारी नहीं होगी तो हमारा जो एग्जाम क्वालिफाई करने का वो संभावना है वो बहुत ही कम रह जाती है। और इसके अलावा अगर आप चल के अगर असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के भविष्य में जब एग्जाम देंगे तो वहां से कथनों, आलोचनाएं और जो पुस्तकें हैं कवि और लेखकों की उनकी भूमिकाओं से जो प्रश्न है वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि यूजीसी नेट में जो जितनी भी रचनाएं लगी हुई हैं उनकी भूमिका है तो उनको आपको अक्षर सा याद होना चाहिए, और वहां से क्वेश्चन आए तो वो कभी भी गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि वहां से प्रश्न है वो बहुत बनते हैं और ये बहुत आसान प्रश्न है वो माने जाते हैं। तो ये जो ठकरी बाबा जो रेखा चित्र है ये महादेवी वर्मा का जो रेखा चित्र है स्मृति की रेखा है उसमें ठाकुरी बाबा है वो संकलित है, और जो ठाकुरी बाबा का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1943। तो जो ठाकुरी बाबा है जो हमारा इकाई 10 में लगा हुआ है हिंदी गद्य की अन्य विधाओं के अंतर्गत, तो स्मृति की रेखाओं के अंतर्गत ही हमारा क्या है वो ठकुरी बाबा है वो शामिल है। और इसका जो क्रम बनता है वो है 5वां। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ठकुरी बाबा का जो क्रम है वो 5वां है। और इसके अलावा इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1943। ये जो स्मृति की जो रेखा है उसमें जो 7 व्यक्ति हैं उनका जो संस्मरणात्मक जो रेखा चित्र है वो महादेवी वर्मा ने प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहले स्मृति की रेखाओं का प्रकाशन वर्ष कितना है 1943। ठाकुरी बाबा किस में संकलित है स्मृति की रेखाओं में। स्मृति की रेखाओं में महादेवी वर्मा ने कितने व्यक्तियों को संस्मरण चित्र प्रस्तुत किया है तो वो है 7 का। उसमें एक तो भक्तिन है, बिबिया है, मुनिया है, भक्तिन है, ठाकुरी बाबा इत्यादि जो पात्र है, जंग बहादुर है इत्यादि पात्र है वो शामिल है। तो भक्तिन, मुनिया, बिबिया, जंग बहादुर, ठाकुरी बाबा इत्यादि है वो प्रमुख पात्र है। तो वो 7 पात्र है वो आप एक बार उसको देख लीजिए। उसमें सबसे पहले भक्तिन की जो प्रगल्भता है वो नजर आएगी। तो स्मृति की रेखाओं में जो पहला जो रेखा चित्र महादेवी वर्मा ने उकेरा है वो है भक्तिन की प्रगल्भता का। इसके अलावा जो भक्तिन है वो ठाकुरी बाबा में भी आपको बहुत ज्यादा नजर आएगी। और यहाँ तक कि जो ठाकुरी बाबा जो रेखा चित्र की जो शुरुआत है वो भक्तिन से है वो महादेवी वर्मा करती हैं, और वो भक्तिन है वो सदा महादेवी वर्मा के साथ में रहती हैं। तो पहला रेखा चित्र वो है भक्तिन की प्रगल्भता का। दूसरा रेखा चित्र स्वामी भक्त चीनी युवक की करुण मार्मिक जीवन गाथा। दूसरा जो रेखा चित्र है वो है स्वामी भक्त चीनी युवक की करुण
मार्मिक जीवन गाथा का। तीसरा जो रेखा चित्र वो है पर्वत के कुली जंग बहादुर की कर्मठता। तो तीसरा जो रेखा चित्र वो है पर्वत के कुली जंग बहादुर की कर्मठता का। चौथा जो रेखा चित्र है वो है मुन्नू। पांचवा हमारे सिलेबस में लगा हुआ ठकुरी बाबा। छठवा है बिबिया और सातवां है गुंगिया। तो पहला जो रेखा चित्र है स्मृति की रेखाओं में वो है भक्तिन की प्रगल्भता का। दूसरा जो रेखा चित्र वो है स्वामी भक्त चीनी युवक की करुण मार्मिक जीवन गाथा का। तीसरा जो रेखा चित्र है वो है पर्वत के कुली जंग बहादुर की कर्मठता का। चौथा जो रेखा चित्र है वो है मुन्नू का। पांचवा रेखा चित्र जो कि हमारे सिलेबस में लगा हुआ है ठकुरी बाबा का। छठवा रेखा चित्र है बिबिया का और सातवां रेखा चित्र है गुंगिया का। आपसे यूजीसी नेट के प्रश्न में एग्जाम में पूछा जाएगा कि स्मृति की रेखाओं में जो रेखा चित्र लगे हुए हैं उनमें कौन सा शामिल नहीं है। तो उन सात में से तीन आपके पास ऑप्शन में रहेंगे और ये क्या वो कोई अन्य नजर आ जाएगा। और ऐसे जो प्रश्न है वो बनती है। तो जब भी हम कोई रचना या लेखक पढ़ते हैं तो उसके जो संपूर्ण जो आयाम और जो डायमेंशन है ना उसको कवर किया जाता है। अगर उसको अगर हम कवर नहीं करेंगे और केवल ठकुरी बाबा को पढ़ के चले जाएंगे तो हमारे जो एग्जाम में प्रश्न है वो भी गलत हो सकती हैं। तो सबसे पहले उसका प्रकाशन वर्ष, कितने उसमें समाहित हैं, ठकुरी बाबा किसमें संकलित हैं और इसमें कितने लोग हैं, तो 7 लोग। प्रकाशन वर्ष है 1943। और ठकुरी बाबा किसमें संकलित हैं, स्मृति की रेखाओं। स्मृति की रेखाओं में कितने लोग हैं, 7 लोग। भक्तिन की प्रगल्भता, स्वामी भक्त चीनी युवक की करुण मार्मिक जीवन गाथा, पर्वत के कुली जंग बहादुर की कर्मठता, मुन्नी मुन्नू ठकुरी बाबा बिबिया और गुंगिया। उसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। तो जो ठकुरी बाबा जो रेखा चित्र है तो इसका जो सारांश या आपको जो थीम या मैं कथा वस्तु अगर उसको बताऊं तो इसकी जो शुरुआत होती है वो माघ महीने में जो मकर संक्रांति के अवसर पर जो कल्पवास होता है गंगा के तट पर प्रयागराज और इलाहाबाद में, उसका जो चित्रण है वो उसमें उकेरा गया है। तो इसमें जो महादेवी वर्मा के जो साथ में जो रहती हैं वो है भक्तिन। तो भक्तिन से जब महादेवी वर्मा अपने कल्पवास की सूचना करती देती हैं तो वो काफी नाराज होती हैं कि इतने दिनों तक हम कैसे उसमें कल्पवास करेंगे और तुम्हारे पढ़ने लिखने और जो खाने वगैरह का बंदोबस्त वगैरह है वो क्या हुआ। लेकिन जो महादेवी वर्मा है वो उस उनकी बात को वो अस्वीकार करती हैं और इस तरीके से माघ महीने में जो मकर संक्रांति के अवसर पर जो कल्पवास है वो प्रारंभ हो जाता है। यहीं से आपसे पर एक प्रश्न भी बनता है कि कल्पवास का जो महीना है वो कौन सा है, वो माघ महीना। और ये किस अवसर पर है, वो है मकर संक्रांति के अवसर पर माघ महीने में जो कल्पवास का आयोजन है वो गंगा तीर्थ पर वो है किया जाता है। तो वहां से ये कहानी है वो बढ़ती है। तो उनका जो कल्पवास का जो पूरा जो सेटअप वगैरह है या उनका जो स्थान है वो तैयार हो जाता है और वो प्रक्रम है वो चलता रहता है। लेकिन एक दिन अचानक है गांव से जो 4-5 लोग हैं वो आ जाते हैं और वो जो महादेवी वर्मा की जो कुटिया होती है जो कल्पवास का जो उनका स्थान है उस पर वो बोलते हैं कि जो सैनिक की तरह वो आक्रमण है वो कर देते। तो महादेवी वर्मा की जो लेखन शैली वो वहां पर आपको उसमें नजर आएगी। तो वो बताती हैं कि उसमें वो सैनिक की तरह आक्रमण कर देती हैं। तो वो बाद में उनसे बोलती हैं तो उनसे भक्ति ने वो काफी नाराज होती है। तो वो बताती हैं कि हमारे क्या कभी सर्दी वगैरह है और कोई स्थान वगैरह नहीं है तो हम बस थोड़े समय के लिए यहाँ पर रहेंगे और जैसी सुबह होगी हम चले जाएंगे। तो महादेवी वर्मा उनकी सहानुभूति स्वर में बोलती हैं कि आप बिल्कुल बेशक यहाँ पर रहिए। तो उनकी करुणा और सहायता उस समय नजर आती है कि वो अपना जो स्थान है उसको वो सीमित कर लेती हैं और उनका जितना भी स्थान होता है वो एक जगह पर सीमित करके वो उनको है उसमें स्थान है वो देती हैं। फिर वो अगले दिन है तो वो उनसे मिल नहीं पाती हैं। फिर जब वो सुबह का टाइम होता है जब वो स्नान के लिए जा रही होती हैं, जब वो स्नान से वापस आती हैं तो वो उनका जो रहन सहन और जो जीवन शैली है उनको देखती हैं। तो उसमें पुरुष भी होती हैं और महिलाएं भी होती हैं। तो उनका जो बड़ा बड़ा ही मार्मिक जो संस्मरणात्मक जो रेखा चित्र है वो वहां पर नजर आएगा कि वो किस तरीके से जो महिलाओं और पुरुष है उनकी जो वेशभूषा है रहन सहन है वो किस तरीके से वहां पर रह रहे हैं। वो महादेवी वर्मा का जो स्थान है वहां पर तो उसका बड़ा ही मार्मिक चित्र है ना वो वहां पर है वो नजर आएगा। तो वो कल्पवास है वो इस तरीके से वो होता है और वो वहां पर है वो रहना स्टार्ट कर देती हैं। तो 3-4 पेजों तक वो उनका वो बड़ा ही मार्मिक जो चित्र है वो करती हैं। फिर ऐसे ही वो एक दिन वो क्योंकि महादेवी वर्मा को है एकांत में रहने की आदत है और वो जानना जो जिसने भी संगीत वगैरह कार्यक्रम है उनसे दूरी रखती हैं। तो जितने भी वो वहां पर जो लोग रुके होते हैं पुरुष और महिला उसमें ठकुरी बाबा भी है, पंडिताइन भी है, वृद्ध सहुआन भी है,
विदुर कछुआ काछिया भी है, तो इतने लोग हैं उसमें शामिल हैं। इसके अलावा ठकुरी बाबा की जो लड़की है बेला वो भी उसमें शामिल है। तो वो संगीत कार्यक्रम के लिए जो या होती है उसके लिए वो जो अन्य प्रकार जो कल्पवास के जो स्थान है वो दूसरी जो संगीत मंडली नाटक है उसमें चले जाते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है कि जो लोग होते हैं जो पुरुष और स्त्रियां वो महादेवी वर्मा से अनुरोध करती हैं, महादेवी वर्मा से अनुरोध करते हैं कि आप भी हमारे साथ जो संगीत कार्यक्रम है, जो भक्ति का जो संगीत कार्यक्रम है, आप उसमें भी शामिल हो जाइए। महादेवी वर्मा उसमें शामिल होती हैं। तो उनको एक बड़ा ही जो नया अनुभव है वो संगीत है वो नजर आता है। और यहीं पर जो महादेवी वर्मा का जो ग्रामीण लोगों की जो सहृदयता है उसका वो मार्मिक चित्र है वो करती हैं। वो बतलाते हैं कि जो ग्रामीण लोग होते हैं वो कितने सीधे होते हैं, और उनका जो जितना जिस तरीके से वो सीधे बाहर होते हैं उसी तरीके से वो अंदर होते हैं, और उनके जो जीवन में जो अभावताएं हैं या जो सामाजिक विषमता है उसका भी वो चित्र है वो उसमें उगरती हैं। क्योंकि उनकी जो दीनहीन जो निर्दयी जो दशा है उसका जो कारण है वो कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति है या जो राजनीति है वो रही है। तो इस तरीके से वो है उनकी जो दीन दशा है जो सामाजिक विषमता है वहां पर भी उसको वो प्रतिपादित करते हैं। तो संस्मरण और रेखा चित्र केवल संस्मरण नहीं होते हैं, बल्कि वो सामाजिक विषमता, आर्थिक विषमता और जो व्यक्ति की वेशभूषा और व्यक्तित्व है उसको भी उकारने का जो प्रयास है वो करते हैं। तो वो संगीत में महादेवी वर्मा को काफी आनंद भी आता है। फिर यहीं से जो रे का चित्र है इसका थोड़ा जो टोन है वो बदल जाता है। ये जो संगीत कार्यक्रम होता है उसमें इतना नजर आता है, तो उसमें वो कई प्रकार के जो संगीत कार्यक्रम में वो गाते हैं। उसमें जो ठकुरी बाबा होते हैं वो कन्हैया का जो बाल कृष्ण श्री कन्हैया का जो लोकगीत है उसको प्रस्तुत करते हैं वो। और वो उनको बड़ा ही वो चकारा और मजरी के साथ में वो उसको गाते हैं, वो बड़ा ही वो मार्मिक है वो जान पड़ता है। लेकिन फिर वो यहीं से उसकी तुलना करते हैं जो काव्य सम्मेलन होते हैं, जो अखिल भारतीय जो काव्य गोष्ठियां होती हैं उससे। वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर जितने भी अखिल भारतीय काव्य सम्मेलन है काव्य गोष्ठियां होती हैं वो काफी कृत्रिम होती हैं। और वहां पर जो कवि और लेखक आते हैं वो सिर्फ अपना शक्ति प्रदर्शन और जो आर्थिक प्रदर्शन है उसके करने के लिए आते हैं। उनमें आपको कोई भी भावुकता है वो नजर नहीं आती, ना ही लेखक और कवि और श्रोता है उनका कोई संबंध या तारतम्य है तब वो नहीं जुड़ पाता। वो एक तरह से जो काव्य का जो आनंद होता है वो छिछलापंती है वो वहां पर है वो नजर आती है। तो इस तरीके से उन्होंने न केवल अखिल भारतीय काव्य गोष्ठियों पर व्यंग्य किया है, बल्कि लेखक और कवि में जिस किस प्रकार का जो अंतराल और जो विराम उत्पन्न हो गया है उसको भी वे बड़ी मार्मिक तरीके से वो प्रस्तुत करती हैं। तो वहां से एक वाली कहानी है वो अंत होती है। फिर वो आ जाते हैं ठकुरी बाबा पर, जो कि इस रेखा चित्र के प्रमुख पात्र भी हैं। तो ठकुरी बाबा के बारे में बोलती हैं कि भाट वंश में भाट वंश में अवतीर्ण होने के कारण है वो ठकुरी बाबा है वो कवि कहलाते हैं, और कवि होने के कारण वो मेरे है वो सजाती है वो बन गए। फिर वो ठकुरी बाबा का जो वंश है या उनके जो पिताजी हैं तो वो क्या कि जब उनके आय का कोई स्रोत नहीं रह जाता है भट्ट कवियों का, तो वो कृषि वगैरह वो करने लगते हैं। फिर उनकी जो एक पत्नी है उसकी मृत्यु हो जाती है, वो दूसरी शादी करते हैं। तो ठकुरी बाबा का जो जीवन है वो काफी अस्त व्यस्त हो जाता है। चूंकि वो काफी सहृदय वाले व्यक्ति होती हैं और अर्थ को अपने जीवन में महत्व नहीं देते, तो उनका जो जीवन है वो कई प्रकार की जो विसंगति उनसे उत्पन्न हो जाता है। धीरे धीरे फिर उनकी वो शादी है वो होती है, लेकिन वो अपनी पत्नी पर इतना ध्यान है वो नहीं दे पाते। जब उनकी जब डेढ़ पत्नी होती है जब उनकी पत्नी होती है तो उसकी पत्नी की है वो काफी है वो मृत्यु हो जाती है। वो पत्नी है वो केवल 1.5 साल की, जब 1.5 साल की जो बच्ची है उनकी बेला उसको छोड़कर वो चली जाती है। तो यहीं से है जो ठकुरी बाबा के जीवन में एक तरह का जो परिवर्तन है वो आता है। और महादेवी वर्मा बोलते हैं कि पत्नी को छोड़कर ही ठकुरी बाबा वो असली पति वास्तविक पति और वास्तविक पिता है वो बन सके। तो इस तरीके से ठकुरी बाबा की जो पत्नी उनकी मृत्यु हो जाती है, जो कि बेला है उसकी माँ है। और उसी को वो ले जाकर वो अपना काम वगैरह है वो करते हैं सब जगह पर। तो यहाँ से जो रेखा चित्र है वो आगे है वो बढ़ता जाता है, तो वो ठकुरी बाबा के बारे में बताते हैं। तो धीरे धीरे बेला है वो बड़ी हो जाती है, और वो 6 से 7 वर्ष की जब बेला हो जाती है तो वो कहीं से जो अपने वो दामाद है जो जमात है वो उनको ले आते हैं। वो उसको भी वो काव्य और संगीत है उसमें पारंगित कर देते हैं। लेकिन ठकुरी बाबा की जो किस्मत है वो बहुत ही खराब है, और उनको वो दामाद है वो जमात है वो उसको लेके आते हैं, उसको है वो चेचक है वो हो जाता है। इस कारण उसकी जो आंख की एक रोशनी है, एक आंख है वो पूरी तरीके से डैमेज खराब हो जाती है, और दूसरी आंख से भी उसको थोड़ा बहुत ही वो कम ही वो दिखता है। फिर वो बेला की वो इच्छा जानना चाहते हैं, तो वो बोलते हैं कि लेकिन बेला ने बिल्कुल आल्हा और मरहा की लड़ाई की तरह जो वचनबद्धता उसका पालन किया, और उसने बचपन के साथी का वो चुनाव है वो उस तरीके से ही किया। इसके अलावा जो चूंकि बेला छोटी होती है और अपने घर वगैरह देख रेख के लिए ठकुरी बाबा के जो रिश्तेदार में एक मौसी होती है वो उसको साथ में ले जाते हैं। तो जो ठकुरी बाबा का जो परिवार का जो चित्र बनता है उसका वो वर्णन करती हैं। एक तरफ तो है कवि पिता ठकुरी बाबा, दूसरी तरफ है अंधा दामाद, दूसरी तरफ है वृद्ध मौसी, और तीस चौथी है रूपवती बेला। तो इस तरीके से जो ठकुरी बाबा का जो पूरा जो परिवार है वो
बनता है यहाँ पर। फिर यहाँ से फिर महादेवी वर्मा चूंकि कल्पवास होता है तो 2 वर्ष से वो क्या ठकुरी बाबा है उनके यहाँ पर है, वो नहीं आते हैं वो कल्पवास करने के लिए। और महादेवी वर्मा तो प्रतिवर्ष वो कल्पवास के लिए जाते हैं। तो वो उनको पता चलता, उनको लगता है कि जो ठकुरी बाबा है वो कहाँ पर रह गए हैं। फिर धीरे धीरे महादेवी वर्मा को सूचना मिलती है कि जो ठकुरी बाबा की जो मौसी थी वो उनको वो देख रख के लिए ले आए थे, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। फिर वो ठकुरी बाबा से उनकी मुलाकात होती है। तो वो इस तरीके से 2 वर्ष तक के कल्पवास तक वो नहीं आती हैं। और धीरे धीरे जो ठकुरी बाबा है वो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ठकुरी बाबा की मृत्यु होने पर जो बेला की जो स्थिति है वो किस तरीके से रहेगी, और जब ठकुरी बाबा की मौसी की मृत्यु हो जाती है तो ठकुरी बाबा की क्या स्थिति रही होगी, उसका वो संस्मरण जो रेखा चित्र वो महादेवी वर्मा है वो खींचती हैं। और यहीं पर चाहकर है वो रेखा चित्र है वो खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से जो रेखा चित्र है उसमें आपको कई प्रकार की चीजें नजर आएंगी। उसमें ठकुरी बाबा के माध्यम से उन्होंने ना केवल सामाजिक विषमता और हमारे समाज के जो शोषणकारी जो तंत्र है उसको उकेरा है, बल्कि जो समाज और ग्रामीण जीवन और जो शहरी जीवन की जो सहृदयता और कृत्रिमता है उसका भी आह्वान किया। अखिल भारतीय काव्य गोष्ठियों काव्य सम्मेलन है, कवि और श्रोता और लेखक के बीच की जो बढ़ती हुई दूरियां हैं, उनके बीच में जो बढ़ता हुआ अंतराल है उस पर भी व्यंग किया है। तो ये जो रेखा चित्र और संस्मरण में उसमें उन्होंने अपने जो जीवन के जो विभिन्न पक्ष हैं या समाज के उन सभी पक्षों को वो है उसमें समाहित कर लिया। तो ये हमारा ठकुरी बाबा है उनका सामान्य परिचय। उसके पश्चात अब परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बात है। चूंकि हमने रेखा चित्र पढ़ लिया और उसकी उसकी स्टोरी है वो भी सुन ली, लेकिन यहीं से हमारा काम नहीं हो जाता, क्योंकि परीक्षा में एग्जामिनर में हमारे पास कोई भी रचना और कृति होती है उसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें होती है और वहां से जो प्रश्न बनने की संभावना है वो सबसे ज्यादा है वो होती है। तो इस रेखा चित्र से मैंने बड़ी ही महत्वपूर्ण बातें पूछी और वो आपके एग्जामिनर के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ठकुरी बाबा वो भाट वंश में अवतीर्ण हुए हैं। आपसे पूछा जाएगा कि ठकुरी बाबा है वो किस वंश में अवतीर्ण हुए, तो ठकुरी बाबा है वो भाट वंश में अवतीर्ण हुए हैं। इस कारण वो कवि है, ठकुरी बाबा है वो भाट वंश में अवतीर्ण हुए थे और इस कारण वे कवि हैं, और कवि होने के कारण महादेवी वर्मा की वो सजाती है वो कहे जाती है। ठकुरी बाबा की जो लड़की है या बेटी है उसका नाम है बेला। और बेला की जो माँ की जो मृत्यु होती है वो कब हो जाती है, जब वो 1.5 वर्ष की होती है। और बेला की माँ की जो मृत्यु है वो कब होती है, जब वो 1.5 वर्ष की होती है। इसके अलावा जब महादेवी वर्मा का ठकुरी बाबा या जो वृद्ध बाबा होते हैं उनसे जब पहली बार परिचय होता है तो वो उनके लिए है वो कुछ चीजें हैं वो लेकर आते हैं। तो वो ठकुरी बाबा वो उनके जो वृद्ध बाबा हैं जो ठकुरी बाबा वो महादेवी वर्मा के लिए क्या क्या चीजें हैं वो लेके आते हैं, तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है। वो लेके आते हैं उनके लिए तिल का लड्डू, घी, दही, आम के अचार की फांक। तो वृद्ध बाबा जो ठकुरी बाबा है उनसे जब महादेवी वर्मा का जब प्रथम परिचय होता है तो वो उनके लिए तिल का लड्डू, घी, दही और आम के अचार की फाक वो लेके आती हैं। तो महादेवी वर्मा है वो तिल का लड्डू उनको ज्यादा पसंद नहीं है, घी भी उनको पसंद नहीं है, और जो दही और जो आम के अचार की जो फाप है वो त्याग और संयम जीवन व्यतीत करने के कारण वो नहीं खाती हैं, लेकिन फिर उसके बावजूद भी वो इन सब चीज है उनको खाती हैं। इसके अलावा जो ठकुरी बाबा का जो गांव है, ठकुरी बाबा का गांव सैदपुर से 33 मील दूर है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। सैदपुर से ठकुरी बाबा गांव है वो सैदपुर से 33 मील दूर है। तो इतनी जो बातें हैं वो आपसे है वो याद रखने के लिए जरूरी है। और ठकुरी बाबा के साथ कल्पवास में कौन कौन शामिल होता है, तो उसमें 4 लोग शामिल होते हैं। पहला है वृद्ध ठाकुरायन, सहुआयन, विदुर पुरुष एक, और एक है ब्राह्मण दंपत्ति।
इतने लोग हैं वो ठकुरी बाबा के परिवार के साथ हैं, वो कल्पवास में शामिल होते हैं। कितने लोग शामिल होते हैं? उनकी संख्या होती है टोटल 4। तो जो विदुर, काछी, तो इतने लोग हैं वो ठकुरी बाबा के साथ हैं, वो शामिल होती हैं। उसमें वृद्ध ठकुराइन, सहुआयन, विदुर, काछी और ब्राह्मण दंपति। तो ठकुरी बाबा के परिवार के साथ कल्पवास में कितने लोग और शामिल होते हैं? तो उनकी संख्या है 4 लोग। तो इस तरीके से जो है वो महत्वपूर्ण बातें हैं, और यहाँ से आपको जो फैक्चुअल डाटा है वो कंप्लीट होता है, और यहाँ से प्रश्न है वो बनेगा आगे भविष्य में कि ठकुरी बाबा भाट वंश में अवतीर्ण होने के कारण वो क्या कहलाए? वो कहलाए कवि। तो ठकुरी बाबा भाट वंश में अवतीर्ण होने के कारण क्या कहलाए? कवि। उनकी बेटी है बेला, और बेला की जो माँ की मृत्यु है वो 1.5 वर्ष में ही हो जाती है। जो वृद्ध जो पुरुष है वो उनके लिए 4 चीजें लेके आता है। वृद्ध पुरुष महादेवी वर्मा के लिए तिल का लड्डू, घी, दही और आम के अचार की फांक। ठकुरी बाबा का जो गांव है वो सैदपुर से 33 मील दूर है। जब 2 वर्ष तक वो ठकुरी बाबा कल्पवास के लिए नहीं आते हैं, तो महादेवी वर्मा सोचती हैं कि क्यों ना मैं ही उनके गांव चले जाती हैं। तो वो बोलते हैं कि उनका गांव है वो सैदपुर से 33 मील दूर है। ठकुरी बाबा के साथ 4 लोग हैं वो कल्पवास के लिए आते हैं। वृद्ध ठकुराइन, सहुआयन, विदुर, काछी और ब्राह्मण दंपत्ति। इसके अलावा जो ठकुरी बाबा है, जब उनको भक्ति का गीत है वो गाने के लिए बोला जाता है, तो वो कृष्ण कन्हैया वाला जो गीत है वो गाते हैं। और ठकुरी बाबा है वो चिकारा बजाते हैं, इसका भी याद रखना। ठकुरी बाबा है वो चिकारा है, चिकारा के माध्यम से भक्ति का भजन वो करती हैं। ठकुरी बाबा है वो चिकारा से भक्ति के भजन है वो गाते हैं। चिकारा, ये याद रखने वाली बात है कि ठकुरी बाबा है वो चिकारा है वो गाते हैं। चिकारा से भक्ति का भजन है वो गाते हैं, और सदा उनके पास है वो चिकारा वो रहेगा। उसके अलावा जब बेला की मृत्यु होती है उस दिन है वो ठकुरी बाबा है वो आल्हा गायन करके आती है, आल्हा गायन से लौटती है। तो बेला की माँ की मृत्यु जब 1.5 वर्ष में होती है, बेला जब 1.5 वर्ष की होती है, तो जो ठकुरी बाबा उस दिन आला गायन से लौटती है। तो इस तरीके से हमने ठकुरी बाबा के बारे में अब तक कौन सा संकलन है? स्मृति की रेखा, प्रकाशन वर्ष 1943। उसमें कितने लोगों का कितने जो स्मृतियों का चित्र है, तो उसमें 7 लोग शामिल हैं। फिर हमने ठकुरी बाबा का जो सारांश है उसको देखा, और परीक्षा उपयोग के लिए जो महत्वपूर्ण बात है उनको। तो जब ठकुरी बाबा की जो पत्नी की मृत्यु होती है तो उस दिन वो आला गायन उससे आते हैं, और ठकुरी बाबा सदा वो अपने वो चिकारा है उसके माध्यम से वो भक्ति का वो भजन है वो करती हैं। ठकुरी बाबा के साथ में 4 लोग हैं वो कल्पवास के लिए आते हैं। वृद्ध ठकुराइन, सहुआयन, विदुर, काछी और ब्राह्मण दंपति। और ठकुरी बाबा का जो गांव है वो सैदपुर से 33 मील की दूरी पर है। और वृद्ध पुरुष ने महादेवी वर्मा को 4 चीजें देते हैं: तिल का लड्डू, घी, दही, आम के अचार की फाक। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो जो लास्ट में हमारा बचता है वो है प्रमुख उद्धरण। जब भी कोई कवि और रचना होती है तो प्रमुख उद्धरण वो पूछे जाते हैं, और वहां से वो पूछा जाता है कि इसमें कौन सी रचना उससे लिया गया। तो प्रमुख जो उद्धरण है जो महत्वपूर्ण है उसको मैंने यहाँ पर लिया है। प्रमुख उद्धरण में ठकुरी बाबा के, उसमें भक्तिन को जब मैंने कल्पवास संबंधी निश्चय की ये जो शुरुआत होती है रेस रेखा चित्र की वो इसी पंक्तियों से होती है। तो आपको शुरुआत में कहीं पर भी ठकुरी बाबा नहीं नजर आएंगे। उसमें बहुत लंबे समय तक जो भक्तिन है वो उनके साथ में चलती है। भक्तिन को जब मैंने अपने कल्पवास की संबंधी निश्चय की सूचना दी तब उसे विश्वास हो ही नहीं सका। प्रतिदिन किस तरह पढ़ने आऊंगी, कैसे लौटूंगी, तांगे वाला क्या लेगा, मल्हा कितना मांगेगा, आदि आदि प्रश्नों की झड़ी लगाकर सने मेरी अदूरदर्शिता प्रमाण करने का प्रयत्न किया। तो इस तो भक्तिन को जब मैंने अपने कल्पवास संबंधी निश्चय की सूचना दी तब उसे विश्वास ही नहीं हो सका। प्रतिदिन किस तरह पढ़ने आऊंगी, कैसे लौटूंगी, तांगे वाला क्या लेगा, मल्हा मल्हा कितना मांगेगा, आदि प्रश्नों की झड़ी लगाकर सने मेरी अदूरदर्शिता प्रमाणित करने का प्रयत्न किया। फिर वो बतलाती हैं यहाँ से कि जो कल्पवास है वो नदियों के किनारे है, वो ही क्यों होता है? तो वो बताती हैं कि जो कल्पवास को जो नदियों के किनारे होने का प्रमुख कारण ये है कि ये नदियां इस देश की रक्त वाहिनी श्राव के समान जीवनदायक रही हैं। इसी से इनके तट पर इस प्रकार के सम्मेलनों की स्थिति है स्वाभाविक अनिवार्य हो गई। तो अनिवार्य अनिवार्य नहीं। आज इस संबंध में क्या और क्यों तो हम भूल चुके हैं, पर बिना जी जाने लेख पीट ने धर्म
बन गया है। तो जब भी आप अगर ये पंक्ति आ जाएगी कि ये ठाकुरी बाबा की पंक्तियां, तो आप बिल्कुल संकोच में पड़ जाएंगी। ऐसी पंक्तियां भी ठाकुरी बाबा जो रेखा चित्र है उसमें आई हैं। तो वो बोलती हैं कि जो एक इस प्रकार के जो कल्पवास हैं वो नदियों के किनारे ही क्यों लगते हैं, तो उसका वो कारण बताती हैं। ये नदियां इस देश की रक्त बहानी सिराओं के समान जीवनदायक रही हैं। इसी से इनके तट पर इस प्रकार के सम्मेलनों की स्थिति स्वाभाविक और अनिवार्य हो गई हो तो अनिवार्य नहीं। आज इस संबंध में क्या और क्यों तो हम भूल चुके हैं, पर बिना जाने लीक पीटना वो धर्म बन गया है। आगे की उद्धरण है। फिर वो माधवी वर्मा बोलती हैं, मुझे लिखती हैं, मुझे इस कल्पवास का मोह है, क्योंकि इस थोड़े समय में जीवन का जितना विस्तृत ज्ञान मुझे प्राप्त हो जाता है उतना किसी अन्य उपाय से संभव नहीं, और जीवन के संबंध में निरंतर जिज्ञासा मेरे स्वभाव का अंग बन गई है। तो मुझे इस कल्पवास का मोह है, क्योंकि इस थोड़े समय में जीवन का जितना विस्तृत ज्ञान मुझे प्राप्त हो जाता है उतना किसी अन्य उपाय से संभव नहीं, और जीवन के संबंध में निरंतर जिज्ञासा मेरे स्वभाव का अंग बन गई है। फिर जब वो माधवी वर्मा जो स्त्री और पुरुष है उनके यहाँ पर रहने लगती हैं, तो वो स्त्रियों का जो डिपार्टमेंट है उसकी चर्चा करती हैं बड़ी हास्य व्यंग्य शैली में। स्त्रियों के डिपार्टमेंट की आर्थिक स्थिति भी इससे कुछ अधिक अच्छी नहीं जान पड़ी। बड़ी सी गठरी के सहारे दो वृद्धाएं सुमरन लिए ठंडी जमीन पर बैठी थीं, जिनमें एक ऊँग रही थी और दूसरी अपने आसपास बसी सृष्टि के प्रति अनावश्यक चीकन्नो लगती थी। उगने वाली के पैरों में कसे हुए गोल चिकने कड़े और हाथ में चांदों की एक चपटी चूड़ी उसके मुंड के भीतर छिपकर बची हुई श्रृंगार प्रियता का पता देते थे। दूसरे के गले में बांधे काले डोर में पिरो हुए रुद्राक्ष को दो बड़े बड़े मानक स्त्री की आभूषण परंपरा का पालन मात्र जान पड़ते थे। इसके बाद है कि बूढ़े ठकुरी बाबा भाट वंश में अवतीर्ण होने के कारण कवि और कवि होने के कारण मेरे सहजातीय कहे जा सकते हैं। आधुनिक युग में भाट चरणों के कर्तव्य और आवश्यकता में बहुत अंतर पड़ चुका है, और इसी से ना कोई उनके अस्तित्व को जानता है, ना उनके कवित्व व्यवसाय का मूल्य समझता। अब तो उनका पैतृक धंधा व्यक्तिगत मनोविनोद मात्र रह गया है। ये वाली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ सकती है। बूढ़े ठकुरी बाबा भाटवंश में अवतीर्ण होने के कारण कवि और कवि होने के कारण मेरे सजातीय कहे जा सकते हैं। आधुनिक युग में भाट चरणों के कर्तव्य और आवश्यकता में बहुत अंतर पड़ चुका है। इसी से ना कोई उनके अस्तित्व को जानता है, ना उनके कवित्व व्यवसाय का मूल्य समझता है। अब तो उनका पैतृक धंधा है वो व्यक्तिगत मनोविनोद मात्र रह गया है। और जो ठकुरी बाबा है, जब उसमें जो सभी लोग गाते हैं, उसमें चाहे वृद्ध पंडिताइन हो या सहुआइन हो, विदुर काछी, ये सभी लोग जो भक्ति का भजन गाते हैं, तो उसमें ठकुरी बाबा ने खास खास कर चिकारा के साथ कंठ साफ करके मूंद कर ये वाला जो लोकगीत है वो गाया। खेले लागो आंगना में कुंवर कन्हैया हो, बोल लागे मैया नीके खोटो भलवैया हो। तो वो बाल कृष्ण श्री कृष्ण का ये जो गीत है, लोकगीत है, उसको गाते हैं ठकुरी बाबा। खेले लागुन आंगन में कुंवर कन्हैया हो, बाल बोले लागे मैया नीको खोटो भलवैया हो। इसके अलावा वो राम, लक्ष्मण और जानकी का गंगा पार जो वर्णन है, गंगा पार करने का जो चित्रण है, उसको भी लोकगीतों के माध्यम से चित्रित किया जाता है। तो बूढ़े ठकुरी बाबा भाटवंश में अवतीर्ण होने के कारण कवि और कवि होने के कारण मेरे सजातीय कहे जा सकते हैं। आधुनिक युग में भाट चरणों के कर्तव्य और आवश्यकता में बहुत अंतर पड़ चुका है। इसी से ना कोई उनके अस्तित्व को जानता है, ना उनके कवित्व व्यवसाय का मूल्य पड़ चुका है। और अब तो उनका पैतृक धंधा व्यक्तिगत मनोविनोद मात्र रह गया है। और ठकुरी बाबा ने खांस खांस कर कंठ साफ करने के उपरांत आंख मूंद कर गाया, खेले खेले लागे आंगन में कुंवर कन्हैया हो, बोल लागे मैया नी को कोटो बलवैया हो। फिर है हमारी सभ्यता दर्पित शिष्ट समाज का काव्यानंद छिछला और उसका लक्ष्य सस्ता मनोरंजन मात्र रहता है। इसी से उसमें सम्मिलित होने वालों की भेद बुद्धि एक दूसरे को नीचा दिखलाने के, इसमें वो काव्य सम्मेलन और अखिल भारतीय काव्य गोष्ठियों उन पर व्यंग करती हैं। अखिल अखिल भारतीय काव्य गोष्ठियों पर व्यंग वो करती हैं। हमारे सभ्यता दर्पित शिष्ट समाज का काव्यानंद
छिछला और उसका लक्ष्य सस्ता मनोरंजन मात्र रहता है। इसी से उसमें सम्मिलित होने वालों की भेद बुद्धि, एक दूसरे को नीचा दिखलाने के प्रयत्न और व्यक्तिगत विषमताएं और अधिक उसमें विस्तार पा लेती हैं। एक भय इंडोला है जिसमें ऊंचाई नीचाई का स्पर्श भी एक आत्मविस्मृति में विश्राम देता है। दूसरा भय दंगल का मैदान है जिसका सम धरातल भी जीत हार के पेचों के कारण सतर्कता की जो श्रांति है उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है, मैंने उनसे अधिक, वो ठकुरी बाबा के संदर्भ में बतलाती हैं ये ठकुरी बाबा। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो कथन उन्होंने महादेवी वर्मा ने किसके बारे में बोला, तो वो बोला ठकुरी बाबा के बारे में। मैंने उनसे अधिक सहृदय व्यक्ति कम देखे हैं, याद यह कुछ यहाँ ना होकर हमारे बीच में होता तो कैसा होता। यह प्रश्न भी मेरे मन में अनेक बार उठ चुका है, पर जीवन के अध्ययन ने मुझे बता दिया कि इन दोनों समाजों का मतलब है यहाँ पर ग्रामीण और शहरी समाज से। समाजों का अंतर मिटा सकना सहज नहीं, उनका बाह्य जीवन दीन है और हमारा अंतर जीवन रिक्त। उनका बाह्य जीवन दीन है और हमारा अंतर जीवन रिक्त। उस समाज में विकृतियां व्यक्तिगत है पर सद्भाव सामूहिक रहते हैं। उस समाज में व्यक्तिगत है पर सद्भाव सामूहिक, इसके विपरीत हमारी दुर्बलता समष्टिगत और शक्ति व्यक्तिगत। ये वाली लाइन भी बड़ी महत्वपूर्ण है और ये लाइन पूछी जा सकती है। और मैंने उनसे अधिक सहृदय व्यक्ति कम देखे हैं, याद है कुछ यहाँ ना होकर हमारे बीच में होता तो कैसा होता। यह प्रश्न भी मेरे मन में अनेक बार उठ चुका है, पर जीवन के अध्ययन ने मुझे बता दिया है कि इन दोनों समाजों का अंतर मिटा सकना सहज नहीं। उनका बाह्य जीवन दीन है और हमारा अंतर जीवन रिक्त। उस समाज में विकृतियां व्यक्तिगत है पर सद्भाव सामूहिक रहती है, इसके विपरीत हमारी दुर्बलताएं समष्टिगत है पर शक्ति व्यक्तिगत मिलेगी। ठकुरी बाबा हैं वो अपने समाज के प्रतिनिधि हैं और इसी से उनकी सहृदयता व्यक्तिगत विचित्रता ना होकर ग्रामीण जीवन में व्याप्त सहृदयता को व्यक्त करती है। हमारे जीवन समाज में उनकी दो ही स्थितियां संभव थी, यदि उनमें दुर्बलताओं का प्राधान्य होता तो वे समाज का प्रतिनिधित्व करते और यदि शक्ति का प्राधान्य होता तो अपवाद की कोटि में आ जाते। ये बड़ी ही महत्वपूर्ण स्लाइड और यहाँ से जो निकट भविष्य में यूजीसी एनटीए के प्रश्न है वो बनेगा। मैंने उनसे अधिक सहृदय व्यक्ति कम देखे हैं, याद यह कुछ यहाँ ना होकर हमारे बीच में होता तो कैसा होता। यह प्रश्न भी मेरे मन में अनेक बार उठ चुका है, पर जीवन के अध्ययन ने मुझे बता दिया है कि इन दोनों समाजों का अंतर मिटा सकना सहज नहीं। उनका बाह्य जीवन दीन और हमारा अंतर जीवन रिक्त। उस समाज में विकृतियां व्यक्तिगत हैं पर सद्भाव सामूहिक रहते हैं, इसके विपरीत हमारी दुर्बलताएं समष्टिगत हैं पर शक्ति व्यक्तिगत मिलेगी। ठकुरी बाबा अपने समाज के प्रतिनिधि हैं, इसी से उनकी सहृदयता व्यक्तिगत विचित्रता न होकर ग्रामीण जीवन में व्याप्त सहृदयता को व्यक्त करती है। हमारे समाज में उनकी दो ही स्थितियां संभव थी, यदि उनमें दुर्बलताओं का प्राधान्य होता तो वे इस समाज का प्रतिनिधित्व करते और यदि शक्ति का प्राधान्य होता तो अपवाद की कोटि में आ जाते। फिर अंत है, किसी आलक्ष्य, ये अंत की पंक्तियां बिल्कुल जब रेखा चित्र समाप्त होता है। किसी आलक्ष्य महाकवि के प्रथम जागरण छंद के समान पक्षियों का कलरव कलरव नींद की स्तब्धता पर फैल रहा है। रात की गहरी ने स्पंदन नींद से जागे हुए वृक्षों के दीर्घ निश्वास के समान समीर बह रही है। और ऐसे समय में मेरी स्मृति ने मुझे भी किसी अतीत काल के प्रभात में जगा दिया। जान पड़ता है कि ठकुरी बाबा गंगा तट पर बैठकर तन्मय भाव से प्रभाती गीत गा रहे हैं। जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले, जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले। अपनी प्रभाती से वे किसे जगाते हैं यह कहना कठिन है। बड़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। किसी अलक्ष्य महाकवि के प्रथम जागरण छंद के समान पक्षियों का कलरव नींद की स्तब्धता पर फैल रहा है। रात की गहरी निस्पंद नींद से जागे हुए वृक्षों के दीर्घ निश्वास के समान समीर बह रही है। और ऐसे स्मृति ने मुझे भी ये किसी अतीत काल के प्रभात में जगा दिया। जान पड़ता है ठकुरी बाबा गंगा तट पर बैठकर तन्मय भाव से प्रभाती गा रहे हैं। जागिए कृपा निदान पंछी बन बोले। अपनी प्रभाती से वे किसे जगाते हैं ये कहना कठिन है। तो इस तरीके से ये जो रेखा चित्र है वो हमारा समाप्त होता है। इसमें हमने जो रेखा चित्र से संबंधित जितने भी संपूर्ण महत्वपूर्ण आयाम है और एग्जाम में जहां तक प्रश्न बन सकते हैं उन सभी आयामों को कवर कर लिया है। इसके अलावा महादेवी वर्मा का जो रेखा चित्र और संस्मरण है उसकी चर्चा की है। एक बार हम फिर से इसका जो रिवीजन है वो कर लेते हैं। तो सब ठकुरी बाबा रेखा चित्र, तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जो रेखा चित्र और जो संस्मरण है वो आत्मचरित्र है, वो एक दूसरे से वो किस तरीके से नजदीकी से जुड़े हुए हैं। और महादेवी वर्मा के जो रेखा चित्र है उनको जो संस्मरणात्मक जो रेखा चित्र है उनकी संज्ञा दी जाती है। उसका कारण है क्योंकि रेखा चित्र और संस्मरण जो और आत्मचरित्र की जो विधाएं हैं वो एक दूसरे से इतनी घुली मिली है कि उनको एक दूसरे से अलग करना है वो संभव
नहीं हो पाता है। और रेखा चित्र में है वो किसी वस्तु पदार्थ या व्यक्ति है उनका अंकन किया जाता है। जिस प्रकार जो रेखा चित्र है वो कम से कम शब्दों रेखाओं के माध्यम से उस व्यक्ति का जो संपूर्ण व्यक्तित्व या जो विशिष्ट है उसको व्यक्त कर देता है, उसी प्रकार रेखा चित्र में लेखक रेखा चित्रकार से यह अपेक्षा होती है कि वो उसमें कम से कम शब्दों के माध्यम से उसका जो अंकन है वो संपूर्ण कर दे। और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें जो निर्लिप्तता और जो संलिप्तता है उससे वो पूर्णतः अलग होने का प्रयास है वो करता है लेखक। महादेवी वर्मा के जो प्रमुख रेखा चित्रकार है उसमें एक है अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार। तो इनके जो संस्मरण और रेखा चित्र में न केवल मानव है बल्कि जो जीव जंतु और पशु पक्षी हैं वो भी शामिल हो जाते हैं और वो सभी वृहद रूप में मिलकर महादेवी वर्मा का जो परिवार है वो बनते हैं। तो मेरे परिवार में आपको नीलकंठी मोर भी नजर आएगी, गिल्लू गिलहरी भी आएगी और गोरा जो गाय है। इसके अलावा उसमें और भी जो नेवला वगैरह जो पक्षी वगैरह है वो आपको नजर आएंगे। तो अतीत के चलचित्र में उन्होंने 11 जो व्यक्ति हैं उनका जो रेखांकन है वो किया है। स्मृति की चलचित्र में 7 लोग हैं। पथ के साथी में भी उनकी जो कवि और जो लेखक हैं उनका अंकन किया गया जो कि उनके समकालीन है। उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर भी हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, सियाराम शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रानंद पंत। इस तरीके से उन्होंने 7 कवि और जो लेखक हैं और इसके साथ ही उनकी जो मित्र रही हैं जो कवि और लेखिका रही थी सुभद्रा कुमारी चौहान है उसको भी उन 7 जो कवि हैं पथ के साथ ही है उसमें शामिल किया है। उसके पश्चात हमने कविता ली है, ये मंदिर का दीप है। ये बड़ी ही महादेवी वर्मा की महत्वपूर्ण कविता है और ये जो कविता हमारे जो यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसमें भी लगी हुई है और इसका जो काव्य संग्रह वो है दीप शिखा। ये मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो। फिर छायावादी युग की प्रसिद्ध कवित्री रामचंद्र वर्मा का बड़ा महत्वपूर्ण कथन है कि छायावादी युग की सुप्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा का जो गद्य है वो भावों और विचारों के सम्मिश्रण का विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। फिर उन्होंने श्रृंखला की कड़ियों में जो अपना जो गद्य है उसके बारे में विशेषता बोली है कि जो गद्य है वो मेरे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें अपनी अनुभूतियां ही नहीं है बल्कि बाह्य परिस्थितियों के विश्लेषण के लिए भी पर्याप्त अवकाश है वो मिलता है। और जो श्रृंखला की कड़ियां हैं वो हिंदी साहित्य में और हिंदी इतिहास में इतनी भी महत्वपूर्ण योगदान रखता है क्योंकि इसमें जो महादेवी वर्मा ने है किसी भी प्रकार के जो अनैतिक और जो शोषणकारी तंत्र है उनकी जो कड़ियां तोड़ने का आह्वान किया है और भारतीय नारियों से वो परतंत्रता के बंधनों को तोड़ते हुए जो स्वतंत्रता और उन्मुक्ता है उसका आह्वान है वो श्रृंखला की कड़ियां है उसमें करती हैं। जो श्रृंखला की कड़ियां जो भूमिका है उसमें जो उन्होंने भारतीय नारी की परतंत्रता से आगे बढ़ के जो उनकी स्वतंत्रता का आह्वान है उसका जिक्र वो किया गया स्लाइड में। फिर वो अतीत के चलचित्र है उनका जो रेखा चित्र है उसकी भूमिका में उन्होंने अपने जो स्मृति चित्र है उनके बारे में बताया कि महादेवी वर्मा ने अपने स्मृति चित्रों के बारे में कि इन स्मृतियों में मेरा जो जीवन भी आ गया है यह स्वाभाविक भी था। अंधेरे की वस्तुओं को हम अपने प्रकाश की धुंधली या उंजली पर्दी में लाकर ही देख पाते हैं, उसके बाहर तो वे अपंत अंधकार के अंश हैं इन, परंतु मेरा निकटता जनित आत्मविज्ञापन उस राख से अधिक महत्व नहीं रखता जो आग को बहुत समय तक सजीव रखने के लिए अंगारों को घेरे रखती है। फिर जो स्मृति की रेखा है इसका प्रकाशन वर्ष है 1943 और इसी स्मृति के अंतर्गत वो संपादित वो ठकुरी बाबा उसका जो क्रम है वो 5 है। इसमें स्मृति रेखाओं में जो 7 जो व्यक्ति हैं उनको उन्होंने वर्णन किया है। भक्तिन की प्रगल्भता, स्वामी भक्त चीनी युवक की करुण मार्मिक जीवन गाथा, पर्वत के कुली जंग बहादुर की कर्मठता, मुन्नू ठकुरी बाबा बिबिया और गुंगिया। फिर तत्पश्चात हमने जो ठकुरी बाबा का जो सारांश है या उसकी जो कथा वस्तु है उसको चित्रित किया। तो जो ठकुरी बाबा के माध्यम से उन्होंने जो सामाजिक विषमता है उसको चित्रित किया है। ग्रामीण और जो शहरी समाज में जो अंतर है वो नजर आता है और ग्रामीण जीवन और जो समाज और संस्कृति वो कितनी सहृदय है वो होती है, जबकि जो हमारा जो शहरी जो चरित्र है वो किस प्रकार से है वो उनमें कृत्रिमता नजर आती है उसको है। इसके अलावा उन्होंने अखिल भारतीय काव्य सम्मेलन और काव्य गोष्ठी उन पर भी व्यंग्य किया है। फिर जो परीक्षा उपयोग की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो उनकी चर्चा की थी। उदाहरण के लिए ठकुरी बाबा वो बाढ़वंश में अवतीर्ण होने के कारण कवि कहलाए और इस तरीके से वो महादेवी वर्मा से आती हैं। वो चिकारा के साथ में जो भक्ति के गीत है उनको गाते हैं। उनकी पुत्री का नाम है बेला और जब वो 1.5 वर्ष की होती है तब उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है और उस दिन है वो जो ठकुरी बाबा वो आला गाकर है वो लौटती हैं। इसके अलावा जो ठकुरी बाबा का जो गांव है वो सैदपुर से 33 मील की दूरी पर है। ठकुरी बाबा जो वृद्ध पुरुष होते हैं वो महादेवी वर्मा को तिल का लड्डू, घी, दही और अचार के आम के अचार की वो फाक है वो देते हैं। ठकुरी बाबा के परिवार के साथ 4 लोग हैं वो कल्पवास के लिए जाते हैं। वृद्ध ठकुराइन, सहुआइन, विधवा, विदुर काछी और ब्राह्मण दंपत्ति।
इसके पश्चात जो हमने प्रमुख उद्धरण है उनकी चर्चा की थी, और उसमें जो लोकगीत आया उसको भी याद रखने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे भी जब भी कोई लोकगीत वो आता है तो वहां से जो प्रश्न है वो बनते हैं। खेले लागे अंगना में कुंवर कन्हैया हो, बोल लागे मैया नी को खोटो बलवैया हो। काव्य सम्मेलन और काव्य अखिल भारतीय काव्य गोष्ठियों पर व्यंग्य है। सा हृदय व्यक्ति है, उसमें प्रभु ग्रामीणों जो शहरी जीवन है और उनकी जो दुर्बलताओं वगैरह उनका चित्रण वो किया गया है। और अंत में किसी अलक्ष्य महाकवि के प्रथम जागरण छंद के समान पक्षियों का कलरव नींद की ने स्तब्धता पर फैल रहा है, रात की गहरी निस्पंदन नींद से जागे हुए वृक्षों के दीर्घ निश्वास के समान बह रही है। और ऐसा समय में मेरी स्मृति ने मुझे किसी अतीत काल के प्रमाद में जगा दिया। जान पड़ता है कि ठकुरी बाबा गंगा तट पर बैठकर तन्मय भाव से प्रभाती गा रहे हैं। जागी कृपा निदान पंछी बन बोलो, अपनी प्रभाती से वे किसे जगाते हैं यह बोलना। और इसी के साथ ही महादेवी वर्मा की जो पंक्ति है उसी के साथ मैं कच्चा का वो अंत करता हूँ। जाग चिर सजग आंखें उन्मीदी, आज कैसा व्यस्त माना जाग तुझको दूर जाना। चिर सजग आंखें उन्मीदी, चिर सजग आंखें उन्नीदी, आज कैसा व्यस्त माना जाग तुझको दूर जाना। तो जाग तुझको दूर जाना ये मोटिवेशन पंक्तियों के साथ है, उसका कच्चा का अंत करते हैं। इसके पश्चात हमारी जो डिस्क्रिप्टिव क्लासेस है वो लगातार आती रहेंगी। और अभी तक आपने अगर हमारी कविताओं जो कक्षा है उनको अगर विजिट नहीं किया तो वो सफलता ये इसके यूट्यूब चैनल है, उसमें आपको एमपी वर्ग 1 और यूजीसी नेट के नाम से फोल्डर है, वहां पर आप जो कक्षा है उनको विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।